Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन 8 इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear learners. Today we are going to study lesson 8 of social science, and the chapter topic name is Indian National Movement. मीन्स भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, हम लोग उस चीज के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. So let's start. In the last few lessons, you have been reading about the history of our civilization, starting from the prehistoric age till the modern period. You have traveled down to this lesson on India's freedom movement. Don't you think it was a very interesting journey? You read how people lived in jungles, used crude stones to protect themselves, and got food by killing animals. You also read about the Bronze Age when metals were discovered and were used for cutting down small forests, and also how its use made life more comfortable. This led us to the Iron Age and the beginning of industrialization. You read how as society grew, some people became more powerful than the others. You also read how money and land became a source of greed for powerful nations. This led to protest and resistance against states and nations who tried to control the others by exploiting the natural and human resources and by ruling over them ruthlessly. One of these states happened to be our own country, India. You shall read about India's long struggle for freedom in this lesson. तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि देखा कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, पहले हम लोगों ने अपने एंशियंट वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, उससे भी पहले हम लोगों ने प्री हिस्ट्रिक टाइम्स पढ़ा था. मीन्स हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से जो हमारा सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया प्री हिस्ट्रिक एज से आज के पीरियड्स तक, मॉडर्न पीरियड तक. ठीक है, आप लोग बहुत पीछे से पढ़ते आ रहे हो हिस्ट्री, उसके बाद यहाँ पे आए तो फाइनली आप पढ़ रहे हो कि इंडिया का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें क्या हुआ. तो क्या आप नहीं सोचते हो कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये वृत्तांत पढ़ा, ये जर्नी पढ़ा, तो ये बहुत ज्यादा रोचक था, इंटरेस्टिंग था. आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि जो लोग थे वो जंगल में रहते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और जानवरों को मार करके वो उससे अपना भोजन प्राप्त करते थे. आप लोगों ने ब्रोंज एज के बारे में पढ़ा कि जब मेटल्स का आविष्कार हुआ उसके बाद लोग मेटल्स को ही एज अ वेपन, एज अ टूल यूज करने लगे, छोटे स्केल पे फॉरेस्ट को कट करने के लिए और उसके अपने आप के लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए. इसके बाद आयरन एज का शुरुआत हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया आयरन एज के बाद. फिर आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमारा समाज ग्रो किया, कुछ जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके थे दूसरे लोगों से. आप लोगों ने इसमें पैसे के बारे में पढ़ा, जमीन के बारे में पढ़ा कि जो पैसा और जो जमीन है वो एक मेन लालच का कारण बना, कि लोग इस लालच की वजह से अपने नेशंस को पावरफुल बनाना चाहते थे. इससे लोगों ने विरोध किया, विद्रोह भी किया उस स्टेट्स के खिलाफ, उस नेशंस के खिलाफ जो हम लोगों पे आके अपना कंट्रोल जमाने का कोशिश किया. हम लोग के नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को उसने शोषण किया और हमारे ऊपर बेरहमी से शासन किया. और हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा स्टेट है उसमें जिसके ऊपर शासन किया गया था, उसमें से हमारा भारत भी सम्मिलित है उसमें. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस लेसन में कि हम लोगों ने कितना लंबा संघर्ष किया अपनी आजादी के लिए. तो चलिए हम लोग अपने संघर्षों के बारे में जानते हैं. ऑरिजिन ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद का कहाँ से उदय हुआ है, हम लोग यहाँ पे उस चीज को देखने वाले हैं. सो the rise of nationalism is reflected in the spirit of Renaissance in Europe, when freedom from religious restrictions led to the enhancement of national identity. This expression of nationalism was furthered by the French Revolution. The political changes resulted in the passing of sovereignty from the hands of an absolute monarch to the French citizens, who had the power to constitute the nation and shape its destiny.
The watchwords of the French Revolution, liberty, equality, and fraternity, inspired the whole world. Many other revolutions, like the American Revolution, the Russian Revolution, etc., about which you have already read in Lesson 3, also illustrating the idea of nationalism. In this lesson, you will read about the rise of nationalism in India, which emerged in the 19th century after the revolt of 1857. तो ये जो राष्ट्रवाद का जो उदय था वो किसकी वजह से हुआ था? तो जो यूरोप में रिनाइजेंस हुआ था उसकी वजह से हुआ था। उसमें जितने भी रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस थे उसकी वजह से वहां पे यूरोप में रिनाइजेंस हुआ था, पुनर्जागरण काल हुए थे, जिससे जो लोगों का खुद का जो राष्ट्रीय स्तर पे पहचान था वो बना। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म का वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरी तरह से एक्सप्रेस हो चुका था सबके सामने। पॉलिटिकल तरीके हो, मतलब राजनीति हो, जिसकी वजह से जो हमारा आपसी संप्रभुता था और जो लोग थे मोनार्क में, मोनार्क किसको बोला जाता? तो जहाँ पे राज का तंत्र होता है, जहाँ पे राजा शासन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी फ्रेंच सिटीजन्स थे उन्होंने पावर में आने के लिए नेशन को शेप किया और अपनी डेस्टिनी खुद से बनाई। इसके बाद फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ वर्ड्स आए थे जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। इन वर्ड्स की वजह से जो हमारा पूरे विश्व है वो इस शब्दों से प्रेरित हुआ। ठीक है, लिबर्टी क्या हो गया? फ्रीडम। इक्वालिटी बराबरी हो गया, और फ्रैटर्निटी भाईचारा का प्रेम हो गया। बहुत सारे अदर रिवॉल्यूशंस भी हुए थे, दूसरी क्रांति भी हुई थी जैसे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले ही लेसन 3 में पढ़ रखा है। इससे ये जितने भी शब्द थे, ये जितने भी रिवॉल्यूशन थे, उसकी वजह से ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। इस लेसन में आप लोग राष्ट्रवाद के उदय का कारण पढ़ोगे कि भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से उदय हुआ और ये 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से पूरी तरह से विस्तार रूप ले लेता है जब 1857 का विद्रोह हो चुका था। Rise of nationalism in India. For India, the making of national identity was a long process whose roots can be drawn from the ancient era. India as a whole had been ruled by emperors like Ashoka and Samudragupta in ancient times, and Akbar to Aurangzeb in medieval times, but it was only in the 19th century that the concept of a national identity and national consciousness emerged. This growth was intimately connected to the anti colonial movement about which you have already read in Lesson 4. These social, economic, and political factors had inspired the people to define and achieve their national identity. People began discovering their unity in the process of their struggle against colonialism. तो भारत के लिए जो हमारा अपना खुद का राष्ट्रीय पहचान बना था वो एक बहुत ही लंबा प्रक्रिया था, जिसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीन काल में समाई हुई है। जो भारत है वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इससे पहले प्राचीन काल में अशोक और समुद्रगुप्त जैसे महाराज ने यहाँ पे शासन चलाया। फिर जब हम लोग मध्यकालीन समय पे नजर डाले तो वहां पे अकबर आए, औरंगजेब आए, उन्होंने शासन किया। लेकिन ये 19वीं शताब्दी था जब लोगों में एक राष्ट्रीय पहचान की कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर आया और उन्होंने खुद के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वो पूरी तरह से कॉन्शियस हो चुके थे, जागरूक हो चुके थे। इनका जो ग्रोथ है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड था, साथ जिसे आप लोगों ने लेसन 4 में पढ़ रखा है। फिर ये जो सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है, इससे लोग इंस्पायर हुए और उन्होंने अपने नेशनल आइडेंटिटी को अचीव किया। जो लोग थे वो अपने यूनिटी को डिस्कवर करते थे, हम लोग को किस प्रकार से आपसी एकता के साथ रहना चाहिए, और ये एक लंबा संघर्ष था कॉलोनियलिज्म के विरोध में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज the sense of being oppressed under colonial rule provided a shared bond that tied different groups together. Each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. Several other causes also contributed towards the rise and growth of nationalism. One set of laws of British government across several regions led to political and administrative unity. This strengthened the concept of citizenship and one nation among Indians. Do you remember reading the lesson Popular Resistance Movement? Do you remember the way the peasants and the tribals rebelled when their lands and their right to livelihood was taken away? Similarly, this economic exploitation by the British agitated other people to unite and react against British government's control over their lives and resources.
The social and religious reform movements of the 19th century also contributed to the feeling of nationalism. Do you remember reading about Swami Vivekananda, Annie Besant, Henry Derozio, and many others? They received the glory of ancient India, created faith among the people in their religion and culture, and thus gave the message of love for their motherland. The intellectual and spiritual side of nationalism was voiced by persons like Bankim Chandra Chatterjee, Swami Dayanand Saraswati, and Aurobindo Ghosh. Bankim Chandra's hymn to the motherland, Vande Mataram, became the rallying cry of patriotic nationalists. It inspired generations to supreme self sacrifice. Simultaneously, it created a fear in the minds of the British. The impact was so strong that the British had to ban the song. Similarly, Swami Vivekananda's message to the people, arise, awake, and stop, not till the goal is reached, appealed to the Indians. It acted as a potent force in the course of Indian nationalism. तो यहाँ पे सब लोग को पता था कि जो हम इंडियन से उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, उनको साथ अत्याचार अत्याचार किया जा रहा है, और ये कौन करने वाले? कॉलोनियल रूल, जो कि ब्रिटिश के थे, इंग्लैंड के थे। और इसकी वजह से हम लोग के जो डिफरेंट ग्रुप्स है वो एक साथ आते हैं इन्हीं की वजह से। और जितने भी वर्ग के लोग हैं या फिर जितने भी समूह के लोग थे, ग्रुप के लोग थे, उन्होंने क्या कॉलोनियलिज्म को देखा और उन्होंने इसके इफेक्ट्स को डिफरेंट तरीके में पाया। उनका जो एक्सपीरियंस था वो अलग-अलग था, खुद का फ्रीडम चाहिए था उनको, ये तो सब में कॉमन था, ठीक है? और भी कई कारण थे, उन्होंने एक साथ कंट्रीब्यूट किया और एक साथ खड़े हुए और राष्ट्रीयवाद का उदय करते हैं। एक कानून बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरे क्षेत्र में, जो था कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी मीन्स राजनैतिक और प्रशासनिक एकता। इस के वजह से ये जो कॉन्सेप्ट था सिटीजनशिप का, जिसमें था कि एक नेशन रहेगा, वो भी इंडियंस के बीच में एक ही नेशन रहेगा, वन नेशन अमंग इंडियंस। ओके, क्या आपको याद है जब आपने पिछले लेसन में पढ़ा था पॉपुलर रेसिस्टेंस मूवमेंट, प्रसिद्ध जो मूवमेंट हुए थे, आंदोलन हुए थे, उसके बारे में? क्या आपको ये याद है कि जो किसान ने किस प्रकार से विद्रोह किया था? जो जनजातियां थी, जो आदिवासी थी, वो किस प्रकार से विद्रोह करते जब उनका जमीन और उनका हक जीने का उनसे छीन लिया जाता है? उसी प्रकार से जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो ब्रिटिश ने किया था लोगों का, उससे लोग एक साथ यूनाइट हुए और ब्रिटिश के गवर्नमेंट कंट्रोल के खिलाफ खड़े हुए, अपने जीवन के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए। ये एक ऐसा सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि 19वीं शताब्दी में हुआ था, जिसमें लोगों के अंदर राष्ट्रीयवाद की भावनाओं का उदय होता है। क्या आपको याद है स्वामी विवेकानंद के बारे में, एनी बेसेंट और हेनरी डेरोजियो और इनके ही जैसे कई दूसरों के बारे में? वो हमारे देश के सम्मान को वापस लाने में प्राचीन समय में हमारी सहायता करते हैं, और ये लोगों के बीच में एक ऐसा विश्वास डालते हैं कि जो हमारा धर्म है और जो हमारी संस्कृति है वो क्या संदेश देती है, तो हमें अपने मातृभाषा से प्यार करना चाहिए, हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। और ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल साइड था हमारे राष्ट्रीयवाद का, जिसमें जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती और अरबिंदो घोष आके हम लोग को प्रेरित करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक गाना था हमारी मातृभूमि को लेकर, वो क्या था? वंदे मातरम। और ये एक ऐसा गाना था जिसकी वजह से जो लोग हैं बहुत ही बड़ी संख्या में रैली करते हैं, और ये हम लोग का एक राष्ट्रीय गाना बन जाता है। इससे बहुत सारे जो लोग हैं वो इंस्पिरेशन लेते हैं और प्रेरणा लेते हैं और अपने आप को पूरी तरह से बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय जो ब्रिटिश थे उनके माइंड में डर बैठ जाता है, और इस गाने का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जो ब्रिटिश है उसे इस गाने पर रोक लगाना पड़ा। उसी प्रकार जो स्वामी विवेकानंद जी है, उनका एक मैसेज क्या था लोगों से? उठो, जागो और तब तक करते रहो जब तक तुम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। ये मैसेज को उन्होंने भारतीय से अपील किया था और एक ऐसे फोर्स के रूप में काम किया कि जिसकी वजह से इंडियन नेशनलिज्म का कोर्स का राइज हुआ था। Do you also remember reading about the establishment of printing press and how it helped in wide circulation of ideas like liberty, equality, and fraternity? All these factors helped in the spread of nationalism among the people of India. Yes, तो क्या आपको याद है जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी तो किस प्रकार से इससे लोगों ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को आपस में इस विचार को शेयर किए, और ये जितने भी फैक्टर्स थे वो राष्ट्रवाद के फैलने में इंडियन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है।
Around this time, many organizations were being formed which raised their voices against British rule. Most of these organizations were regional in nature. Some of these organizations were very active, such as Bengal Indian Association, Bengal Presidency Association, Pune Public Meeting, etc. However, it was felt that if these regional organizations could work jointly, it would help the Indian masses to raise their voices against the British rule. This led to the formation of Indian National Congress in the year 1885. We will discuss about this in the next section of this lesson. इसी टाइम बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक साथ ऑर्गेनाइज होकर अपने वॉइस को ऊंचा उठाते हैं, ठीक है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ में। बहुत सारे ऐसे संस्थान थे, उनका नेचर कैसा था, तो रीजनल था, वो क्षेत्र को दर्शाते थे, रिप्रेजेंट करते थे। कुछ ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, जैसे कि बंगाल इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर एक बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो गया, पुणे पब्लिक मीटिंग, ये सब कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थे। और कुछ में से ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो एक साथ काम करने में बिलीव करते थे, जिससे उनका जो आवाज़ है वो पूरी तरह से बुलंद हो सके भारतीय शासकों के विरोध में। और इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना कब होती है, उसकी फॉर्मेशन कब होती है। तो ये ईयर कौन सा था, 1885। यस, आप इस चीज को याद कर लेना। और हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस, तो हम लोग देखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका किस प्रकार से इमरजेंस होता है 1885 में। आप ईयर याद जरूर कर लेना, ठीक है। The Indian National Congress was founded by Alan Octavian Hume in 1885. Hume was a retired civil service officer. He saw a growing political consciousness among the Indians and wanted to give it a safe constitutional outlet so that their resentment would not develop into popular agitation against the British rule in India. He was supported in this scheme by the Viceroy Lord Dufferin and by a group of eminent Indians. Vomesh Chandra Banerjee of Kolkata was elected as the first president. The Indian National Congress represented an urge of the politically conscious Indians to set up a national organization to work for their betterment. Its leaders had complete faith in the British government and in its sense of justice. They believed that if they would place their grievances before the government reasonably, the British would certainly try to rectify them. Among the liberal leaders, the most prominent was Firoz Shah Mehta, Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Naoroji, Ras Bihari Bose, Badruddin Tayebji, etc. From 1885 to 1905, the Indian National Congress had a very narrow social base. Its influence was confined to the urban educated Indians. तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर थे। उन्होंने देखा कि जो हम इंडियंस है उनके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जाग रहा है और वो अपने जो स्टेट है उसे वापस लेना चाहते हैं। तो इन्होंने एक चाल चला। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि आप लोग जो भी चाहते हो वो सब होगा और आप लोग को इस इंडिया में जो भी डेवलपमेंट चाहते हैं वो सब होगा। और वो ऐसा इसलिए कि उनका जो हम लोग का जो इंडियंस है हम लोग उनके जो दुख है हम लोग के, ठीक है ना, वो एक बहुत बड़ा कारण न बन जाए कि ब्रिटिश रूल को भारत छोड़ के जाना पड़े। और उनको इस स्कीम में कौन कौन हेल्प करते देख लेना, वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन और एक छोटे से ग्रुप थे अमेंडमेंट इंडियंस जो पढ़े लिखे थे इंग्लिश, वो भी ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, ना कि हम इंडियंस को। वोमेश चंद्र चटर्जी जो कलकत्ता से, वो पहली बार इलेक्ट होते और प्रथम बार प्रेसिडेंट बनाए जाते इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियन सेटअप था जिसमें नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने बेटरमेंट के लिए काम कर रहा था। इसके जो लीडर्स थे उनका पूरा विश्वास था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पूरा फुल फेथ करते थे और उनके न्याय में भी भरोसा रखते थे। वो सोचते थे कि जो ब्रिटिश है वो हम लोग के दुख को सुनेगा और हमारे जो भी दुख है उस चीज को रीजन के साथ खत्म करेगा। और इससे क्या था कि जो हम लोग में जो लिबरल लीडर्स थे और जैसे कि जो ज्यादा फेमस थे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, बरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये सब कुछ ज्यादा ही फेमस थे। 1885 से 1950 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें बहुत ही नैरो सोशल बेस था और ये इन्फ्लुएंस किसको कर रहा था, तो अर्बन एजुकेटेड इंडियंस को सिर्फ प्रभावित कर पा रहा था। The early aims of the Indian National were
limited only to communicate with British government on behalf of the Indian people and voice their grievances. It was rightly called the era of the moderates. You will soon find out why. तो इसका जो सबसे पुराना लक्ष्य था इस ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही कम लोग तक पहुंचे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे जो इंडियन पीपल है वो अपने वॉइस को अपने ग्रीवांसेस के तौर पे दे सकते हैं। और ये सही कहा गया है कि ये जो एरा था ये जो काम उसे मॉडरेट्स के नाम जाना जाता है। और आप जल्दी पाओगे कि ये जो मॉडरेट्स है वो है क्या आखिर। ओके, Indian stages of Indian National Congress. The Congress placed its demands before the government always in the form of petitions and worked within the framework of law. It was for this reason that the early Congress leaders were referred to as moderates. During its first 20 years, the Congress made moderate demands. The members placed their demands before the government always in the form of petitions and worked within the framework of law. It was for this reason that the early Congress leaders were referred to as moderates. They asked for representative legislation, Indianization of services, reduction of military expenditure, education, employment, and holding of the cultivators, defense of civil rights, separation of the judiciary from the executive, change in the tenancy laws, reduction in land revenue and soil right, duty policies to help the in the growth of Indian industries and handicrafts, introduction of welfare programs for the people. जो कांग्रेस था उसका तो गठन हो जाता है लेकिन उससे गवर्नमेंट से अगर जो भी चीजें या फिर जो भी लॉ था या फिर जो भी चीजें पास करवानी होती थी उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से पास करवाना पड़ता था। ठीक है, इनका खुद का कोई भी अपना स्वतंत्र काम ये नहीं कर पाते थे। यही कारण था कि जो पहले के जो कांग्रेस लीडर थे उन्हें मॉडरेट बोला जाता था। और इनका जो पहला जो 20 साल था कांग्रेस का वो बहुत ही ज्यादा इसका मॉडरेट डिमांड्स रहा है। जो मेंबर्स थे उनका जो डिमांड था गवर्नमेंट से वो हमेशा पिटीशन के फॉर्म में होता था और वो जो भी करते थे एक उनका फ्रेमवर्क होता था लॉ का उसके अंदर ही रहकर वो कर सकते थे। जो अर्ली कांग्रेस लीडर है उन्हें मॉडरेट बोला जाता था क्योंकि वो कुछ मॉडरेट वर्क करवाना चाहते थे गवर्नमेंट से। वो उन्होंने गवर्नमेंट से क्या क्या बोला, उन्होंने बोला रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर होना चाहिए, हमारा हमारा जो सर्विस है उसका भारतीयकरण होना चाहिए, मीन्स भारतीयता उसमें होनी चाहिए। फिर उसमें एक और बोले उन्होंने कि रिडक्शन कीजिए, मिलिट्री के ऊपर जितना पैसा खर्च किया जाता है एक्सपेंड किया जाता है उसका रिडक्शन कीजिए। एजुकेशन होना चाहिए, हर एक इंडियन एजुकेटेड होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मीन सबके पास जॉब होना चाहिए और वो आईसीएस को होल्ड करे। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम जो कि भारत में होता है। ठीक है, और जो भी बोझ है कल्टिवेटर्स के ऊपर उसे कम किया जाए, जो आम लोगों के पास हक है उसे उनको प्रदान किया जाए। फिर जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए और कुछ टेनेंसी लॉज है उसे चेंज किया जाए। फिर जो लैंड रेवेन्यू और जो सॉल्ट ड्यूटी है उसको रिडक्ट किया जाए और कुछ एक जो इंडियन इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट है तो उसके प्रति पॉलिसीज को चेंज करके उनका ग्रोथ करवाया जाए। फिर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए इंडियन पीपल्स में, वेलफेयर प्रोग्राम, जिससे जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान रख सके। Unfortunately, their efforts did not bring many changes in the policies and administration of the British in India. In the beginning, the Britishers had a favorable attitude towards the Congress, but by 1887, this attitude began to change. They did not fulfill the demands of the moderates. The only achievement of the Congress was the enactment of the Indian Councils Act 1892 that enlarged the legislature by adding a few non-official members and passing of a resolution for holding Indian civil services examination simultaneously in London and in India. Many leaders gradually lost faith in the constitutional process. Even though the Congress failed to achieve its goal, it succeeded in creating national awakening and instilling in the minds of the Indian people a sense of belonging to one nation. They provided a forum for the Indians to discuss major national issues. By criticizing the government policies, they gave the people valuable political training, though they were not ready to take aggressive steps which would bring them in direct conflict with the government. The most significant achievement was the foundation of a strong national movement. दुर्भाग्यवश
जो हमारे कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाने की कोशिश की, पॉलिसीज को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी, उसे वो पहले तो अपना फेवरेबल एटीट्यूड दिखाती है कि हाँ, हम सब कुछ कर देंगे। लेकिन जब 1887 का टाइम आता है, तो उसका जो एटीट्यूड होता है ब्रिटिश का, वो इंडियंस के प्रति फिर से चेंज हो जाता है। वो मॉडरेट्स के डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं। उनका सिर्फ एक ही अचीवमेंट था कांग्रेस का, वो इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 में एनलार्ज हुआ था लेजिस्लेचर से, उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को डालना चाहते थे, और एक रिजोल्यूशन डालना चाहते थे कि जो भी इंडियन है उनके पास इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होना चाहिए। लंदन में भी होना चाहिए और भारत में भी होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे जो लीडर्स थे, वो अपना फेथ खो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में। यहाँ तक कि जो कांग्रेस है वो भी फेल हो चुका था अपने गोल को अचीव करने में। और इसका जो सफलता है कि वो उसका सफलता भी नहीं हो पा रहा था, वो सफल भी नहीं हो पा रहा था, ना ही वो लोगों के बीच में राष्ट्रीय जागरूकता फैला पा रहा था, ना ही इंडियन पीपल को कोई भी सेंस हो रहा था कि हम लोग किस नेशन से बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग को किस तरह से अपना काम आगे करना है। उन्हें एक फोरम प्रोवाइड किया गया इंडियंस को, ताकि वो नेशनल इश्यूज पे आपस में डिस्कस कर सके कि हम लोग के राष्ट्र में अभी कौन कौन से इश्यूज है जिस पे हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। और गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करके उन्हें लोगों को वैल्यू दिया, पॉलिटिकल ट्रेनिंग दिया, जबकि वो लोग रेडी भी नहीं थे एग्रेसिव स्टेप्स को उठाने के लिए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो इसका एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आता है कि लोगों के बीच में खुद का एक नेशनल मूवमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है कि लोग अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। The Britishers, who were earlier supporting the moderates, soon realized that the movement could turn into a national force that would drive them out of the country. This totally changed their attitude. They passed strict laws to control education and curb the press. Minor concessions were given so as to win over some Congress leaders. The British Viceroy Lord Curzon was a staunch imperialist and believed in the superiority of the English people. He passed an act in 1898 making it an offense to provoke people against the British rulers. He passed the Indian Universities Act in 1904, imposing stiff control over Indian universities. Curzon was out to suppress the rising nationalism in India. This was evident from what he did in 1905, about which you will read in the next section. तो जो ये ब्रिटिशर्स थे, जो पहले तो मॉडरेट्स को सपोर्ट कर रहे थे, फिर उन्हें जल्द ही यह महसूस हो गया, उन्होंने यह रियलाइज कर लिया कि ये जो आंदोलन है वो एक राष्ट्रीय फोर्स के साथ स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से वो इस देश से बाहर निकाल के फेंक दिए जाएंगे, या फिर वो इस देश से बाहर कर दिए जाएंगे। तो उनका जो पूरा एटीट्यूड था वो कांग्रेस के प्रति चेंज हो चुका था। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट लॉ पास करा कि एजुकेशन पे कंट्रोल होना चाहिए, और प्रेस जो है उस पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। बहुत सारे ऐसे कंसेशन हुए जिसमें जो कांग्रेस के लीडर थे उनको उन्होंने जीतने का कोशिश किया कि अगर हम लीडर को ही जीत लेंगे तो फिर आम जनता क्या कर पाएगा। फिर जो ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, वो एक बहुत ही बड़े स्टॉन्च इंपीरियलिस्ट थे, और वो विश्वास करते थे कि जो इंग्लिश पीपल है ना उनमें बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी और बहुत ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने एक एक्ट पास करा 1898 में, जिसमें एक ऑफेंस बनाया गया, एक कानून बनाएंगे कि कोई भी ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ नहीं बोल सकता है। उन्होंने एक इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में पास करवाया, जिसमें जो इंडियन यूनिवर्सिटीज के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया। कर्जन जो थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म जो भारत में जो राष्ट्रीयवाद उदय हो रहा था उन्हें उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की, उनको कुचलने की सोची। और एक एविडेंट मिलता है हम लोग को कि जब उन्होंने 1905 में ऐसा कुछ किया था जिससे लोग जो थे उनको बहुत ज्यादा सफर होना पड़ा था। चलिए हम लोग इस नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ऐसा क्या किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, तो बंगाल का बंटवारा हुआ 1905 में। What do you think happened in 1905? Curzon announced the partition of Bengal. The reason for partition was given as an attempt to improve administration, but the real aim was to divide and rule. The partition was done in order to create a separate state for Muslims and so introduce the poison of communalism in the country. However, the Indians viewed the partition as an attempt by the British to disrupt the growing national movement in Bengal and divide the Hindus and Muslims of the region. Widespread agitation ensued
in the streets of in the press. People of different parts of India opposed the partition of Bengal all over the country. This opposition was carried on by organized meetings, processions, and demonstrations, etc. Hindus and Muslims tied Rakhi on each other's hands to show their unity and their protest. Yes. आपको क्या लगता है कि 1905 में क्या हुआ होगा? जी हाँ, जो कर्जन थे उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया, मीन्स बंगाल का बंटवारा कर दिया। और इस बंटवारे का कारण क्या था कि हम बंटवारा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे से हम लोग अपना प्रशासन चला पाए, हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन उनका मेन जो मकसद था, मेन जो लक्ष्य था वो था फूट डालो और राज्य करो। ये जो हमारा पार्टीशन हुआ उसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक सेपरेट स्टेट बनाने की कोशिश की मुस्लिम्स के लिए, जिससे लोगों के अंदर कम्युनलिज्म का पॉइजन उत्पन्न हो जाए, मीन्स लोग अपने समूह के प्रति सजग हो जाएं हमारे देश में। लेकिन इंडियंस जो थे उन्होंने इस पार्टीशन को किस प्रकार देखा है, उन्होंने अपने अंदर इस पॉइजन को जन्मने नहीं दिया, पनपने नहीं दिया। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं हमारे नेशनल मूवमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए। बंगाल को जो ये डिवाइड की, तो बंगाल का ये डिवाइड था ही, साथ में हिंदूज और मुस्लिम्स को भी रीजन को अलग कर रहे थे। और ये एजिटेशन पूरी तरह फैल चुका था, लोग स्ट्रीट्स पे फैल आ गए, लोगों ने प्रेस बुला लिया, जो लोग थे अलग अलग देश के हिस्सों से, उन्होंने बंगाल के पार्टीशन को पूरी तरह से विरोध किया पूरे देश में। ठीक है, फिर ये जो विरोध था वो एक ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स के द्वारा, प्रोसीजंस के द्वारा और डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा किया गया था। हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर क्या किया, एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधा ताकि वो अपनी एकता को दिखा सके ब्रिटिश सरकार को और इस विरोध को वो कंप्लीट कर सके। The use of Swadeshi made in our own country by our own people, goods, business, national education, and Indian languages were encouraged. The new nationalist spirit of self reliance shed the fear of repression, including imprisonment and painful torture by the British rule. It was Bal Gangadhar Tilak who realized the importance of boycott as a weapon that could be used to paralyze the whole British administrative machinery in India. The boycott and Swadeshi movements were instrumental in the establishment of Swadeshi enterprises, textile mills, banks, hosiery, tanneries, chemical works, and insurance companies. Swadeshi stores were opened. Volunteers supplied goods at the doorstep of every household. The movement spread to all classes and groups of people. Everyone, including women and children, came forward to take part. The most active were school and college students. This made the British reverse the partition of Bengal and unite it in 1911. During this time, the role of radical nationalists in the Indian National Congress, who were called the Garam Dal, came to be appreciated. They tried to involve people from all classes and groups, including peasants, workers, students, as well as women. They succeeded in uniting the Indian people against the common enemy, the British. The young people were roused to the highest level of patriotism and zeal to free their country. They helped in making people self confident and self reliant. They also revived the Indian cotton industry. तो लोगों ने स्वदेशी को अपनाया। स्वदेशी क्या था कि जो चीजें अपने लोगों के द्वारा अपने देश में बनाया गया उसे स्वदेशी बोलते हैं। जैसे वो कोई भी सामान हो, बिजनेस हो, या फिर अपना पढ़ाई शिक्षा हो, या फिर भारतीय भाषा हो, उसे बढ़ावा दिया गया। लोगों ने एक के अंदर एक नया एक राष्ट्रवाद का स्पिरिट जागा। ठीक है, उन्होंने सेल्फ रिलायंस होने की सोची। उन्होंने इस डर को छोड़ दिया कि हम लोग को जेल में डाल दिया जाएगा या फिर हम लोग को बहुत ज्यादा पेनफुल टॉर्चर किया जाएगा ब्रिटिश शासकों के द्वारा। ये पहली बार कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम लोग जब बॉयकॉट करेंगे तो उसका कितना हम लोग को एक अच्छा सा प्रभाव मिलेगा, एक अच्छा सा हम लोग को बहुत कुछ इससे मिल सकता है। जैसे कि हम लोग अगर किसी वेपन को मना कर देते, बॉयकॉट कर देते, तो जो ब्रिटिश
एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी। और भारत में हम लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे, उसका तो बहिष्कार कर दिए। ये जो बहिष्कार आंदोलन था या फिर जो स्वदेशी आंदोलन था, ये एक इंस्ट्रूमेंटल काम करता है, ठीक है। इसमें एक खुद का एक स्वदेशी इंटरप्राइजेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है। लोग टेक्स टर्मिनल्स खुद का खोलते, खुद का बैंक रहता है, खुद का होजियरी, टैनरीज, केमिकल वर्क्स, कुछ भी हो, इंश्योरेंस कंपनी, वो सब हमारे देश का स्वदेशी होता है। स्वदेशी स्टोर्स खोले जाते हैं, यहाँ तक कि जो वॉलंटियर्स होते हैं वो इन सामान का सप्लाई करते हैं घर घर के दरवाजे तक जाके, ठीक है। ये जो मूवमेंट था उसमें हर एक वर्ग के लोग, हर एक ग्रुप के लोग जुड़े, ठीक है। यहाँ तक कि जो औरतें थी जो निकलती नहीं थी, वो भी घर से बाहर निकल के इस आंदोलन से जुड़ते, बच्चे थे वो भी इस आंदोलन में आगे आके पार्टिसिपेट करते हैं। और जो मोस्ट एक्टिव थे वो स्कूल और कॉलेज के ही स्टूडेंट थे। ब्रिटिश ने इसको देखा कि ये हमारे पूरी तरह से हमें हमारा विरोध कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने जब 1905 में बंगाल को पार्टीशन किया था ना, बंगाल को बांट दिया था, तो उन्होंने 1911 में क्या किया, बंगाल को यूनाइट कर दिया, इंडिया से जोड़ दिया। और इस समय जो रोल था रेडिकल नेशनलिस्ट का इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो उन्हें गरम दल बोला गया, ठीक है। और इन्होंने क्या इन्वॉल्व करने की कोशिश की, इन्होंने लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, किसी भी ग्रुप से हो, किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो या फिर औरत हो, सबको इस आंदोलन से जोड़ा। और उन्होंने इस आंदोलन में लोगों को जोड़ने में वो उन्हें सफलता प्राप्त की, ठीक है। भारतीय लोग सब एक साथ खड़े हुए और वो एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ खड़े थे। वो कौन कॉमन एनिमी था उनका, ब्रिटिश। जो यंग पीपल थे वो बहुत ही उनके अंदर पैट्रियोटिज्म भर गया, उनके अंदर देश के प्रति प्यार भर गया, और वो इस प्यार से जाके मतलब अपने देश को का जो प्यार था उसकी वजह से ये लोग पूरी ताकत के साथ खड़े होते हैं। और लोगों ने इसके अंदर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ता है, वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, और वो फिर से भारत में एक खुद का कॉटेज इंडस्ट्री खोलने में कामयाब हो जाते हैं। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इसे पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।